हेलो दोस्तों। तो आजकल के इस कोविड के सिचुएशन में जितने सारे दवाइयाँ निकल रही है या फिर वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहा है, इससे आपको एक बात तो पता चल ही गया होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कोविड ही नहीं, बिफोर कोविड ऑल्सो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री था वो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री था। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-21, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट होने वाला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वो 3 गुना बढ़ने वाला है इन द नियर फ्यूचर। तो आप समझ ही सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ा एक एसेट होने वाला है हमारे इंडिया का। तो आज इसी इंडस्ट्री के हाई पेइंग डिपार्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ये जो डिपार्टमेंट्स होने वाला होगा, ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली रैंक्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेशर्स सैलरी। और हम ये भी देखेंगे कि ये डिपार्टमेंट आखिर करता क्या है और कौन कौन लोग इस डिपार्टमेंट में, किन किन लोगों को इस डिपार्टमेंट में घुसना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले डिपार्टमेंट के बारे में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, हमारे जितने सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे कि आपका कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया, सस्पेंशन, इमल्शन और जितने सारे और भी जेनरिक ड्रग्स होते हैं या ब्रांडेड ड्रग्स भी जो हम बल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे ड्रग्स का प्रोडक्शन इसी सेक्टर में होता है। ये सेक्टर आप कह सकते हो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कोर है। इस सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो आपने 4 साल में जितना कुछ पढ़ा है वो सब कुछ आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, वो सब कुछ के बारे में आप सीख भी पाओगे। इस सेक्टर की अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस सेक्टर से आप और भी, अगर आपको करियर पाथ फ्यूचर में जाके चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। ये सेक्टर में काम करने के बाद, कुछ साल बिताने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो बाद में आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जैसे कि आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम हो गया, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। और तो और इस सेक्टर में जॉब ओपनिंग्स भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिया में टोटल 3000 से भी ज़्यादा फार्मा कंपनीज़ है और तो और 10,000 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। तो आप समझ सकते हो बहुत ही फ्रीक्वेंट जॉब ओपनिंग्स रहता है इस सेक्टर में। और सबसे ज़्यादा अगर आप कहो कि जॉब जहाँ से लिया जाता है, बी फर्म या डी फर्म के लोगों को जहाँ से सबसे ज़्यादा रिक्रूट किया जाता है, वो ये प्रोडक्शन सेक्टर ही होते हैं। इस सेक्टर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि इसका फ्रेशर सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से लेके 2.5 LPA के अंदर ही इसका सैलरी होता है। इससे ज़्यादा होने के चांसेस आपका बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। और इसी की वजह से हमने इसको 10th रैंक में रखा है, क्योंकि बाकी जो सेक्टर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका सैलरी कंपेरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा हाई रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे QC डिपार्टमेंट के बारे में और क्वालिटी कंट्रोल एज यू नो इट। दिस डिपार्टमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद द टेस्टिंग ऑफ ड्रग सैंपल्स। जो भी ड्रग सैंपल हम बनाते हैं, कैप्सूल या फिर बोल लो आप टैबलेट, वो आखिर ऑप्टिमम क्वालिटी का बना है कि नहीं, वो ये लोग इंश्योर करते हैं। वो लोग कुछ लैब टेस्ट करते हैं उसके ऊपर और देखते हैं कि ये ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। अगर ये ठीक होता है तो फिर ये अप्रूव कर देते हैं और उसके बाद ये पैकेजिंग के तरफ चला जाता है। लेकिन अगर ये अप्रूव नहीं करते हैं तो ये बैच पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा और फिर से प्रोडक्शन को ये बैच फिर से बनाना पड़ेगा। QC इज एसेंशियली अ वाइट कॉलर जॉब, जहाँ पे आपको एक एयर कंडीशन रूम में जाना पड़ेगा, एक लैबोरेटरी रूम में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आप जो ड्रग सैंपल आपको दिया जाएगा उसके ऊपर आपका लैब टेस्ट करना पड़ेगा। लैब टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को देना पड़ेगा। तो आप देख ही सकते हो कि ये काम आपने 4 साल तक कॉलेज में भी किया था ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल्स। तो ये जॉब बहुत ही ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे इस जॉब के साथ अगर आप एक कॉलेज फ्रेशर हो। और तो और इस जॉब में आपको एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा वो यही है कि आपको बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका HPLC हो गया, सॉक्सलेट apparatus, फिर आपका UV स्पेक्ट्रोमीटर। इस सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली मशीनरीज है। सो यू नीड टू हैंडल देम विद केयर। इस जॉब का जो, इस डिपार्टमेंट का जो फ्रेशर सैलरी है वो अराउंड 2.2 से लेके 3 LPA के अंदर होता है। क्योंकि ये क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट के रूप से आप जाओगे तो पहले आपका सैलरी इतना ही होगा, बाद में जाके आप प्रमोशन होगा तो आप QA में भी जा पाओगे। उसके बारे में भी हम कुछ देर बाद बात करेंगे। अब जो सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे वो है मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग में आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो हेल्थ केयर डायग्नोसिस या प्रोसीड्यूर्स है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अ यूनिवर्सल अल्फान्यूमेरिक कोड्स। अब ये मेडिकल कोडिंग का जो एप्लीकेशन है वो बहुत जगह पे लगता है। एक पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए ये यूज़ होता है, या फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस का जो रीइंबर्समेंट है वो करने के लिए भी ये मेडिकल कोडिंग बहुत ही ज़्यादा लगता है। इस सेक्टर का जो फ्रेशर सैलरी है वो अराउंड 2.2 से लेके 4 LPA के बीच में होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग।
which is mainly concerned with the sales and marketing of the drug products to the potential customers and the market. इस सेक्टर में जो जॉब्स मेनली फ्रेशर्स लोगों को मिलता है वो है सेल्स ट्रेनी या तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी बंदा अगर उनका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है तो फिर इस जॉब में उनको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये जॉब बहुत ही अच्छा जॉब है, बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट है इस जॉब का। अगर आप अच्छे से अपना जॉब करते हो तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अपना अप्रेजल मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है। इस जॉब का जो फ्रेशर सैलरी होता है वो अराउंड 2.5 से लेके 3.5 LPA के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर के बारे में। इस सेक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनका आपका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, पेशेंट डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू परफॉर्म QA फॉर ऑडिट्स टू एंश्योर दैट द स्टडी प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फॉलोड। ये क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर में घुसने के लिए कोई भी फ्रेशर दो तरीका अपना सकता है, या तो एज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर वो घुस सकता है या फिर एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर का जो फ्रेशर सैलरी होता है वो अराउंड 2 to 3 LPA तक होता है, और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का जो सैलरी होता है वो अराउंड 2.8 से लेके 4 LPA तक होता है। नेक्स्ट जॉब सेक्टर इज़ क्वालिटी एश्योरेंस, जिसके बारे में मैं पहले ही बता रहा था। क्वालिटी एश्योरेंस को अगर आसान शब्दों में आपको जानना है तो फिर यही है कि दे आर द सुपरवाइजर ऑफ बोथ QC एंड प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन और QC में जो मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग होता है, इस चीज़ को पूरे चीज़ का जो इंस्पेक्शन करते हैं वो लोग ये क्वालिटी एश्योरेंस के ही लोग हैं। इनका जो फ्रेशर सैलरी होता है वो 2.8 से लेके 4 LPA तक होता है। इन सेक्टर्स में जनरली M.Pharm के लोग ज़्यादा घुसते हैं, लेकिन B.Pharm से भी आपके पास अगर प्रॉपर स्किल्स होता है तो B.Pharm से भी आप इस सेक्टर में जा सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ ये R&D सेक्टर जो होता है, ये सेक्टर बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन अमॉन्ग देम सम ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड स्टेबिलिटी एंड डिग्रेडेशन स्टडीज़ ऑफ द APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एंड ये जो ड्रग प्रोडक्ट होता है इसका जो कॉम्पोजिशन, डोजेज फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग रूट्स है, इनको भी ऑप्टिमाइज करते हैं ये R&D वाले। अब जनरली R&D चूजेस M.Pharm एंड PhD ओवर B.Pharm, लेकिन अगर आप B.Pharm से हो तो भी आप R&D में जा सकते हो, लेकिन आपका सैलरी थोड़ा सा कम रहेगा। अराउंड 3 से लेके 3.8 LPA तक आपका सैलरी होने वाला होगा अगर आप B.Pharm होके R&D में जाते हो तो। अब हम आ चुके हैं हमारे टॉप 3 सेक्टर्स में। तो ये नंबर 3 में जो सेक्टर है वो है आपका क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। This sector involves in handling data from clinical trials and maintain the quality of data using relevant software tools. तो ये जो जितने सारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटाज होते हैं वो जनरेट करते हैं ये क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के लोग। एक हाई क्वालिटी और स्टैटिस्टिकली साउंड डेटा वो लोग जनरेट करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो कम से कम कॉस्ट में वो लोग कर सके। इनका जो फ्रेशर सैलरी होता है वो 3 से लेके 5 LPA तक जाता है, और कुछ कुछ कंपनियां तो 8 LPA तक ये सैलरी को लेके जाता है। तो ये एक बहुत ही हाई पेइंग सेक्टर है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब सेकंड में जो सेक्टर आता है वो है फार्माकोविजिलेंस। अब आप सभी को ये लग रहा होगा कि फार्माकोविजिलेंस इतना ऊपर क्यों है, क्योंकि आप सभी ने, जितने भी लोग फार्माकोविजिलेंस में भी काम करते हैं या फिर दे नो अबाउट फार्माकोविजिलेंस, आपको पता होगा कि इसका फ्रेशर सैलरी उतना ज़्यादा हाई है नहीं। 2.5 से लेके 4 LPA के अंदर इसका फ्रेशर सैलरी जनरली होता है, लेकिन इस सेक्टर का जो ग्रोइंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए अगर कोई भी आप में से कोई भी अगर फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में जाते हो तो विद इन अ फ्यू ईयर्स आपका ग्रोथ, आपका सैलरी का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होने वाला होगा। यू कैन गेट अप टू 9 LPA इन अ फ्यू ईयर्स। आप समझ सकते हो कि इसका कितना ग्रोइंग पावर है। और ये फार्माकोविजिलेंस करता क्या है मैं बता दूँ। It is actually concerned with the pharmacological science related to collection, detection, assessment, monitoring and prevention of adverse effects with pharmaceutical products. तो ये जितने सारे pharmaceutical products होते हैं उसके assessment, monitoring, detection में ये pharmacovigilance वाले help करते हैं। अब ये टॉप नंबर 1 बताने से पहले मैं और भी कुछ जॉब्स के बारे में बात कर लूँ जो मैं इस लिस्ट में नहीं रख पाया। जैसे नंबर 1 ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, नंबर 2 मेडिकल राइटिंग एंड नंबर 3 ड्रग डिस्कवरी। इसके बारे में इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाया, लेकिन फ्यूचर में और एक वीडियो में इसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो यही थे हमारे कुछ ऑनरेबल मेंशंस। तो अब हमारा जो नंबर 1 सेक्टर है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है, हाईएस्ट पेइंग जो सेक्टर है वो है क्लिनिकल सैस
प्रोग्रामिंग। अब इस सेक्टर में आपको काम क्या करना पड़ता है, सैस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम बोल के। अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जितने सारे क्लिनिकल ट्रायल का डेटा होगा उसका आपको एनालिसिस रन करना है। अब इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा है, इसका जो फ्रेशर सैलरी होता है वो 4 to 8 LPA तक जा सकता है, और कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज में तो अराउंड 10 LPA तक ये सैलरी जाता है। तो अगर आप एक बीफॉर्म स्टूडेंट हो और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़ा भी पसंद है तो मैं ज़रूर आपको इंकरेज करूँगा इस सेक्टर में आने के लिए। इस सेक्टर में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, ग्रोथ का भी और आपका स्किल्स डेवलप करने का भी बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है इस सेक्टर में। यहाँ इस सेक्टर में मैं बोलूँगा स्टैट्स के लोगों से भी ज़्यादा बी फर्म के लोग विद स्टैटिस्टिकल नॉलेज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, हो सके तो एक क्लिनिकल सैस प्रोग्रामिंग का सर्टिफिकेशन करा लीजिए, लेकिन इस सेक्टर को मत नेगलेक्ट कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यही तक था हमारा वीडियो। जितने सारे टॉप पेइंग फार्मेसी के जो डिपार्टमेंट्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, मैं सब कुछ यहाँ पे बता चुका हूँ। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखना है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए फार्मा गीक चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।